मैंने एसी सर्किट डायग्राम कराया था। कौन कौन से कराए थे? रजिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट डायग्राम सारे केस करा दिए थे मैंने। ठीक है, अभी मैं कराने जा रहा हूं इंडक्टिव सर्किट। क्या करा रहा हूं? इंडक्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें केवल क्या लगाओ? इंडक्टर लगाओ। क्या लगाओ? अब मैंने बताया था इंडक्टर क्या होता है? सॉलिनॉइड। क्या होता है? तो भैया पहले सबसे पहले क्या करते हैं? सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा इसका? इसका इंडक्टेंस क्या है? एल है। ये है आपका अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ की वैल्यू क्या? वी इक्वल्स में वी नॉट साइन ओमेगा टी। अप्लाइड ईएमएफ वी इक्वल्स में वी नॉट साइन ओमेगा टी है। मैंने कह दिया इफ साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू में 1 हो जाए तो आपका वी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, जो वी नॉट के बराबर आएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। याद है? तीसरा है कैलकुलेशन फॉर करंट। कैलकुलेशन फॉर करंट। करंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई। कैसे होगी कैलकुलेशन? तो आपको याद है, क्या याद है? देखिए, आपको याद होगा ईएमएफ इक्वल्स में क्या था? डी फाई अपॉन में डी टी, या वी लिख दो क्योंकि हम वी लेके चले। वी इक्वल्स में डी फाई अपॉन में dt। याद है? फाई इक्वल्स क्या था इंडक्टर केस में? अगर ये करंट वेरिएबल है, आपको पता है वेरिएबल करंट है, ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या थी? एल आई। याद है नहीं याद है? एल सेल्फ इंडक्शन है, इंडक्टेंस या इंडक्टेंस नॉर्मली कहते हैं। तो भैया हमने वी इक्वल्स में एल आई लिख दिया अपॉन में डी टी लिख दिया। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे? बाहर निकाल दो, क्या होगा? कोई आपत्ति? हमें निकालना है क्या? करंट निकालना है। क्या करूं मैं प्रिया बता? डिफरेंशिएट करूंगा करंट को, तो करंट कैसे? मुझे करंट निकालना है। इंटीग्रेट क्या करूंगा? तो अपने को क्या करना है? डी आई एल वी डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, और डी आई से आई निकालना, तो मैंने क्या किया? वी अपॉन में एल डी टी। किसी को आपत्ति नहीं है? अच्छा, वी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, कितनी भैया? वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। कॉपी निकाल के इसको कर लेना, क्योंकि लास्ट में यही आया था। अभी लास्ट जो बोर्ड का पेपर हो ना, पूरा यही सर्किट आया था। कितने नंबर का? 3 नंबर का। 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 5 नंबर का क्वेश्चन था। पूरा सर्किट, पूरी, हाँ, कर पूरा सर्किट ही करना है आपको इस तरह से। अच्छा, एक बात और है, आपको शायद पता ना हो, कई क्वेश्चन में लिखा होता है क्वालिटेटिव और कई होता है क्वांटिटेटिव। दोनों में पता है आपको डिफरेंस क्या होता है? क्वालिटेटिव जो होता है उसमें आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले को मेंशन करना है, और जो हुआ है उसके अंदर वो बताना है, कंसेप्ट। हाँ, क्वालिटेटिव में कंसेप्ट पे काम करना, बताना, आपको ऐसा ड्राइव नहीं करना। ठीक है? और क्वांटिटेटिव में आपको डेरिवेशन पूरी करनी होती है। ठीक है? तो आपके में मैक्सिमम क्वेश्चन आप ना क्वालिटेटिव हो गए। क्वालिटेटिव तो उसमें आपको डेरिवेशन करके नंबर नहीं मिलने वाले। करना तो कर देना, लेकिन उस फॉर्मूले के बारे में बता देना, छोटा मोटी डेरिवेशन भी तो कर देना, साथ में उस फॉर्मूले की डिटेलिंग, उसके कंसेप्ट को मेंशन करना, वो जरूरी है, क्योंकि उसी के नंबर है उसमें। समझ गया? तो पता नहीं, ताकि आपका टाइम ना खराब हो इसलिए बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि इस बार ऐसे ही आए थे पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बच्चे को समझ नहीं आया, डेरिवेशन फेल था यार। ठीक है?
ये हो गया। तो बेटा हमने क्या लिखा, वी नॉट अपॉन में एल, और क्या हुआ साइन ओमेगा डी, क्या हुआ डी। क्या निकालू, करंट निकाल रहा हूं, डी आई से आई निकालना, तो क्या करूं आर्यन, इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है भैया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट नहीं लगानी। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, आई वी नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल दो, एल भी कांस्टेंट वैल्यू, वही बाहर निकाल दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है प्रिया, लड़की, डिवाइड बाय, पता है ना आपको, क्यों करते, आई इक्वल्स टू माइनस वी नॉट एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये है करंट इन इंडक्टर, करंट इन, ठीक है भैया। अब एक चीज देखिए, ईएमएफ के साथ क्या लगा हुआ है, और इसके साथ क्या लगा है, माइनस कॉस, कॉस नहीं, चलो मैं इसको ऐसा कर देता हूं ना, ये हो गया। अभी तो समझ में आ गया ना, माइनस कॉस लगा हुआ है, कौन आगे होता है, साइन आगे होता है, माइनस कॉस आगे होता है। चलो मैं, साइन आगे होता है, जब साइन जीरो होता है ना, तो माइनस कोस नेगेटिव होता है, -1। तो कौन आ गया, जीरो या -1, जीरो आ गया। तो इसलिए इस केस में आपका ईएमएफ आगे चलेगा, और करंट क्या होगा, कितने डिग्री का डिफरेंस रहेगा, 90 डिग्री का। कितना डिफरेंस रहेगा, पहले वाले केस में क्या था, कैपेसिटर रजिस्टर में, कि साइन उसके साथ भी था, उसके साथ भी साइन, यानी दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ मिनिमम, दोनों एक साथ जीरो। जब मैंने कैपेसिटिव सर्किट कराया था, तो ईएमएफ के साथ साइन लगा हुआ था, और करंट के साथ कॉस लगा हुआ था। साइन जीरो तो कॉस 1, यानी इस केस में करंट आगे चल रहा है कैपेसिटर वाले में। लेकिन इंडक्टर वाले में हमारे पास क्या लग गया, कॉस। जब ईएमएफ जीरो रहेगा तो करंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जब करंट पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव जाएगा, तो करंट तब क्या होगा, जीरो। यानी एक्चुअली में 90 डिग्री पीछे चल रहा है। कौन 90 डिग्री पीछे चल रहा है, करंट। यहां पर ईएमएफ लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, ठीक है। इस केस में, इस केस में ईएमएफ यानी वी क्या कर रहा है भैया, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है, और करंट लैग कर रहा है बाय पाई बाय 2। समझ गए भैया। इसके बाद क्या लिखा था मैंने, होगी करंट की कैलकुलेशन। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, इफ माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो देन आपका क्या होगा, देन आपका वी क्या होगा, मैं क्या होगा वी, वी नॉट अपॉन में एल ओमेगा, क्या होगा, मैक्सिमम। समझ गया भैया। अगर माइनस कॉस की वैल्यू 1 हो जाए, तो उस वक्त क्या होगा भैया आपका, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो जो करंट, अरे यार क्या लिख रहा हूं, करंट है ना ये तो, देन करंट इक्वल्स टू में वी नॉट अपॉन में एल ओमेगा। और ये क्या, मैक्सिमम करंट है, क्या है ये, अगर ये किसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो आपको पता भी है ये क्या होगा, मैक्सिमम चलेगा। यानी मैक्सिमम करंट की वैल्यू इंडक्टर में क्या होती है, वी नॉट अपॉन में एल ओमेगा। ये ध्यान रखना, वी नॉट अपॉन में, फिर क्या करेगा, अपोजिशन, क्या कर रहा है, बेटा ना, कॉस जीरो हो तो नेगेटिव होगा, लेकिन कॉस 180 हो गया तो प्लस हो जाएगा, साइन का है।
अगर आपका जो आप सर्कल का लगा तो उसमें cos 0 होगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले में माइनस कर दिया। इसमें मैं कह रहा हूं अगर ये 0 हो जाए, टाइम 0 हो जाए, तो उस वक्त क्या होगा, cos 0 होगा, cos 0 -1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा करंट। तो हमें तो पता ही है नेगेटिव होना है उसको, क्योंकि ईएमएफ तो उस वक्त 0 है ना, उससे 90 डिग्री पीछे का मतलब क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। हम्म। चलो, अगला क्या था, वेव डायग्राम में फिर अपोजिशन करंट था। अपोजिशन इन करंट, करंट की अपोजिशन का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम ईएमएफ, ईएमएफ अपॉन में मैक्सिमम, मैक्सिमम ईएमएफ क्या है, वी नॉट, और मैक्सिमम करंट क्या था, वी नॉट अपॉन में एल ओमेगा। वी नोट से वी नोट क्या हुआ, कट मर गया, तो क्या हुआ, एल ओमेगा। ये हो गया आपका अपोजिशन। इस अपोजिशन को हम लिखते हैं एक्स एल। क्या लिखते हैं, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव, एक्सी का नाम क्या था, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है, हाँ सॉरी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका नाम है इंडक्टिव और रिएक्टेंस। एसआई यूनिट क्या होगी, क्योंकि करंट को रोक रहा है तो ओम ही होगी इसकी भी एसआई यूनिट, ठीक है। अब दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिहेवियर इसका, एसी। अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी का बिहेवियर, जो एसी का ओमेगा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सो एक्सएल इज डायरेक्टली ओमेगा, ओमेगा। एसी का ओमेगा ज्यादा होता है तो उसका अपोजिशन भी क्या होगा, एसी के लिए ज्यादा होगा। सो इट ब्लॉक, ब्लॉक एसी। आपने देखा होगा, आप सोलिनॉइड के अंदर डायरेक्ट करंट दो, डायरेक्ट करंट का करंट वेरिएबल नेचर नहीं होता, कांस्टेंट नेचर होता है। उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, अपोजिशन नहीं आएगी। कोई डायरेक्ट करंट को, डायरेक्ट करंट अप्लाई करने पर सोलिनॉइड कोई 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 अपोज ही नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा। लेकिन जैसे ही आपको पता है एसी करंट, आपने एएमआई में पढ़ा था, जैसे ही आपने ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, वो करंट कैसा है, वेरिएबल नेचर का है। वेरिएबल नेचर का करंट जाकर के क्या बनाएगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनेगी, वेरिएबल फ्लक्स, और कोई क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। तो यानी आपकी जो सोलिनॉइड है या जो आपका इंडक्टर है, वो हमेशा किसको अपोज करता है, एसी को, क्योंकि एसी क्या करता है, उसके फ्लक्स को चेंज करता है। इसलिए ये भी क्या कर रहा है, अपोज ही कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, जाने का अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन डीसी के साथ देखो, डीसी का ओमेगा क्या होता है, 0। सो एक्सएल भी क्या आएगा, 0। एक्सएल 0, इसका मतलब डीसी को ब्लॉक नहीं कर रहा। डीसी कह रहा है तू जा रहा, तेरे से कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि तू जा रहा है तो मेरा फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और मेरा फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो इट अलाउ डीसी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि एसी इंडक्टर का, इंडक्टर का फ्लक्स चेंज करती है, करता है, तो इंडक्टर उसको, उससे अपोज करके, अपोज कर के ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है। जबकि डीसी फ्लक्स चेंज नहीं करता, करता, तो इंडक्टर उसको, उसे अपोज भी नहीं करेगा, और उसे अलाउ करेगा। एसी को क्यों ब्लॉक करता है, तू बता भाई,
एसी को इंडक्टर ब्लॉक क्यों करता है? अलग गले से आवाज निकाल लूंगे बाहर। 50 बार बताया बेटा, पुराना कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। एसी इंडक्टर के फ्लक्स को चेंज करेगा, जो फ्लक्स को चेंज करेगा उसको कौन करेगा? अपोज करेगी। नहीं करता तो नहीं करता, समझ गया? ये कंसेप्चुअल ध्यान देना। अच्छा, एक ग्राफ होता है इसके अंदर, समझना इसको। ग्राफ है एक्सेल और ओमेगा के बीच का ग्राफ। कैसा होना चाहिए ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्सेल क्या है? ओमेगा के डायरेक्टली है। क्यों हुआ ऐसा ग्राफ? ये एक्सेल ओमेगा के डायरेक्टली क्यों है? ग्राफ तो बन गया, डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली है ग्राफ, इसलिए बना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना ओमेगा बढ़ेगा उतना ज्यादा करंट के अंदर वेरिएशन होगी। करंट उतनी तेजी से क्या करता है? ऑसिलेट करता है। जो ऑसिलेट करता है वेरी ज्यादा करता है। ज्यादा वेरी करेगा तो क्या होगा? फ्लक्स भी जल्दी चेंज होगा, और ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा और जल्दी चेंज होगा तो उसको अपोज करने के लिए अपोजिशन क्या होगा? कॉइल का बढ़ेगा। इसलिए इसका ग्राफ ठीक। फिर क्या है? फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम देख लीजिए। वेव डायग्राम देखिए, ध्यान दीजिए बेटा। टाइम, ये किसका ग्राफ हो सकता है तो? साइन का, यानी ईएमएफ का बोलो, साइन पाइन मत बोलो, ईएमएफ बोलो। क्या बोलो? आपके पोटेंशियल का ग्राफ है ये। और आपको पता है आपके करंट के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस कॉस। माइनस कॉस का मतलब यहां से स्टार्ट होगा, ये जीरो था तो ये नेगेटिव था, ये मैक्सिमम हुआ तो क्या हुआ? जीरो हुआ। ये जीरो हुआ तो क्या हुआ? अब मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। और जब ये नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और जब ये होगा तो ऐसा, समझ गया? तो सफेद कलर किसका है? करंट। समझ गया? तो ये वेव डायग्राम हुआ। फेजर डायग्राम देखिए, पहले फेज डिफरेंस लिख देते हैं। फेजर, फेजर डायग्राम। जब भी मैं फेजर डायग्राम की बात करूंगा, ध्यान दीजिए भैया, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले करंट की वैल्यू क्या है? वी नॉट अपॉन में एल ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। एंड पोटेंशियल क्या है? वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या करेगा? लैग करेगा, और ये क्या करेगा? लीड करेगा। ठीक है, जो लीड कर रहा है उसका एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा, जो लैग कर रहा है उसका एंगल कम होगा। फेज डिफरेंस क्या आएगा? ठीक है, कितना आएगा? पाई बाय 2। फेजर डायग्राम देख लीजिए इसका, मैं जिससे पूछूं ये बताएगा। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? रैप्टा मार दूंगा तेरे मुंह पे भी, ऐसे उसने बोल दिया तो कह रहा पोटेंशियल होगा। ये करंट होगा और ये क्या होगा? पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस बार पोटेंशियल करंट से लीड कर रहा है 90 डिग्री। तो अगर ये करंट ओमेगा टी एंगल बना तो 90 डिग्री आगे कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल होगा। कहां नहीं बनेगा? क्यों बनेगा ओमेगा? हद है, मैं किसी के साथ भी बना दूं ओमेगा टी, क्या दिक्कत है? बस 90 डिग्री आगे करना मुझे अगले वाले को। तो अगर करंट के साथ ओमेगा टी बना दूंगा तो 90 डिग्री आगे करने का मतलब क्या? 90 डिग्री जोड़ दूं उसमें, तो कौन आ जाएगा? फिर ईएमएफ आ जाएगा, है ना? नी वैल्यू पता अगर तुझे तो मैं बता दूं मैंने किसके साथ बना रखा? करंट के साथ ना। करंट की क्वेश्चन क्या बताइए? वी नॉट एल ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा की जगह पे देख, करंट, ये करंट है ओमेगा टी, है ना? ठीक है, इसमें पाई बाय 2 और ऐड कर दे तो तुझे पता क्या बन जाएगा? ये माइनस कॉस बन जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और ये माइनस ऑलरेडी है, सॉरी, ये माइनस साइन ओमेगा टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी, और माइनस ऑलरेडी तो प्लस साइन हो गया। प्लस साइन किसके साथ चला गया? ईएमएफ के साथ चला गया ना, क्योंकि ईएमएफ के साथ दिमाग लगा, मैं क्या कह रहा हूं। ये किसका क्या था? करंट है, समझ आ गया ना?
इसमें पाई बाय 2 और जोड़ दे तो ये माइनस साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओमेगा टी। अब ये माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन गया? प्लस साइन। प्लस साइन किसके साथ लगा हुआ है? समझ गई? यही कह रहा हूं। समझ गया? इसके बाद क्या था? फेजर डायग्राम कितनी बार बना दूं? हो गया। ठीक है, तो एक बारी में इसकी करंट की कैलकुलेशन कर लो। एल सी आर, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों। वैसे आपको बता दूं, ऐसा कोई सर्किट नहीं होता जो प्योरली एल हो, प्योरली सी हो या प्योरली आर हो। सारे सर्किट एक्चुअल में एलसीआर ही होते हैं। हमें पढ़ने ही एलसीआर है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं एलसीआर। सबसे पहले सर्किट डायग्राम। सर्किट क्या होगा? इंडक्टर, फिर, और ये ध्यान रखना सीरीज एलसीआर पढ़ेंगे हम। केवल क्या पढ़ेंगे? यही हमारे सिलेबस में है। पैरेलल तो आपके सिलेबस में नहीं है। पैरेलल था ही नहीं कभी बारिंग में, आज से 20 साल पहले भी बारिंग में नहीं था। ठीक है, आगे ग्रेजुएशन में करोगे तो तब आपको पता लग जाएगा। ये है एल, ये है सी, और ये है, तीनों किसमें है? और सीरीज में पोटेंशियल हर सब जगह पे क्या होगा? सेम होगा। करंट हर जगह पे सेम होगा। शुगर कहीं का कुछ याद ही नहीं है इन सबको। करंट आई गया तो आई करंट यहां पर, आई करंट यहां पर, और आई करंट ही यहां पे होगा। सब पे करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बंद कर दे बहुत, बंद कर। इसका पोटेंशियल क्या होगा? वी एल। यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? वी सी। और यहां पे क्या होगा? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, इंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वी एल होगा। और पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल, वो क्या होता है? क्या होता है भैया? अपोजिशन इनटू में करंट हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू देता है। ठीक है, तो इंडक्टर का अपोजिशन क्या होता है? आपको याद होगा, एक्सेल। और करंट क्या है? एक्सेल की वैल्यू आप सबको पता होगी, क्या होगी? 1 में एल ओमेगा, नहीं, एल ओमेगा जी। और इसका अगर मैं देखूं करंट के साथ, ये अगर करंट है तो ये क्या होना चाहिए? पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि करंट से 90 डिग्री लीड करता है। करंट से कौन? इंडक्टर का पोटेंशियल। पता ना भैया, पोटेंशियल जो भी इंडक्टर पे आएगा करंट से 90 डिग्री क्या होगा? लीड करेगा। ठीक है, कैपेसिटर, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा? एक्सी इंटू में आई, आई। और एक्सी की वैल्यू आप सबको पता होगी 1 में सी ओमेगा। तो उसमें ग्राफ नहीं बनवाया था ना मैंने, तो ग्राफ भी वही बना देना, इनवर्स वाला बनवाया था। तो भैया देखिए, अब इसमें आपको जो करंट होगा ये रहा मान लो, तो जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा। याद है? याद है? करंट से 90 डिग्री पोटेंशियल पीछे चल रहा है। फिर आते हैं रेजिस्टेंस। इसका क्या हाल है? तो भैया इसमें क्या होगा? वी आर क्या होगा? आर आई होगा। आर अपोजिशन है ही, आपको ज्यादा आर के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें करंट और पोटेंशियल दोनों सेम थे, एक ही डायरेक्शन चले थे। अगर मैं इन सारे फेजर डायग्राम्स को कंबाइन करूं
on combining all phasor डायग्राम सारे डायग्राम को कंबाइन कर दो तो क्या होगा? ये अगर मैंने आई बना दिया और मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा। आर्यन यहां पे क्या होना चाहिए? वी आर। यहां क्या होना चाहिए? वी एल। और यहां क्या होना चाहिए? यार मैं एल और सी में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ ना, दिक्कत यार। एल हो गया, सी हो गया, और अरे यार क्या हंस रहा है? नहीं, डी हो गया, बी हो गया, इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैंने केस ले लिया इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, यानी इंडक्टर के अक्रॉस में ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस में कम पोटेंशियल। अच्छा, इंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल ज्यादा कैसे आ सकता है? इंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल ज्यादा कैसे आ सकता है? अक्रॉस में पोटेंशियल, करंट तो सब में सेम है, तो इंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल ज्यादा कैसे आ सकता है? अपोजिशन ज्यादा क्या होगी? क्योंकि हमें पता है भैया पोटेंशियल डिपेंड करता है भैया करंट और अपोजिशन पे। करंट तो सेम ही है, तो अगर इंडक्टर पे पोटेंशियल ज्यादा आ गया इसका मतलब क्या है भैया? उसकी अपोजिशन क्या होगी? चलो तो हमने क्या किया, वीएल वीसी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्सएल क्या होगा? एक्सी से ज्यादा होगा। अच्छा, एक्सएल एक्सी से ज्यादा कैसे हो जाएगा? अब भैया आपको पता है एक्सएल इक्वल में क्या होता है? एल ओमेगा, और एक्सी क्या होता है? तो इसका मतलब अगर ओमेगा बढ़ा दोगे तो उस केस में एक्सी तो कम हो जाएगा, एक्सएल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला करंट ले लोगे तो उसमें आपको एक्सएल की वैल्यू ज्यादा मिलेगी और एक्सी की वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया। तो ये फेजर डायग्राम आपको पता है भैया, ये दोनों क्या अपोजिट है? रियल अपोजिट टू बीसी। सो जो नया फेजर डायग्राम आएगा, हमने वीएल ऊपर लिया है और वीएल ज्यादा है, तो जो रिजल्ट होगा क्या होगा? वीएल माइनस ऊपर जाएगा रिजल्ट, क्योंकि ये वाली चीज ज्यादा है, ये वाली चीज कम है, दोनों अपोजिट है, तो रिजल्ट कहां जाना चाहिए? ऊपर की तरफ वीएल माइनस, और ये क्या होगा? वी आर। और ये क्या होगा? तो हमने यहां पर हमने इंडक्टर का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल, अभी आपको बहुत इंफॉर्मेटिव बात बताने जा रहा हूं मैं। इंडक्टर का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल सॉल्व कर लिया, क्या गया? यानी अगर आपको मैं बोल दूं, सुन लीजिए ध्यान से सुनिएगा, इंडक्टर पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, कैपेसिटर पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, कुल कितना पोटेंशियल है? 5 वोल्ट। माइनस करना है, जबकि आपने सुन रखा है कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? जुड़ता है। टोटल पोटेंशियल क्या होता है? भी जो जितने भी लगे होते हैं सब में जुड़ता है, लेकिन यहां पे घट रहा है। जुड़ता पता क्या है? जब एक ही तरह के सारे डिवाइस हो, या तो सारे इंडक्टर हो, या सारे कैपेसिटर हो, या सारे, ठीक है, यहां पर तीनों डिवाइस अलग अलग है, और तीनों डिवाइस में पोटेंशियल का जो कोई सीधा है, कोई उल्टा है, कोई इधर है, तो इस केस में आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इस केस में आप डायरेक्टली ऐड, क्योंकि हर केस में पोटेंशियल क्या है? अलग अलग डायरेक्शन कैरी करता है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया? पहले इंडक्टर और कैपेसिटर के पोटेंशियल को हमने क्या किया? माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में थे। अब इसके साथ क्या करूं? ये तो 90 डिग्री के अंदर आगे बैठा हुआ है, क्या करूं? ऐड कैसे कर दूं? कहां? सेम डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन यहां पे, इसके डायरेक्शन यहां पे, ऐड कैसे कर दूं? टोटल पोटेंशियल। अब आई को तो ऐड ही नहीं करना, आई डिफरेंट क्वांटिटी है। ऐड किसको करते हैं? सेम क्वांटिटी को करते हैं ना। ये दोनों सेम है, पोटेंशियल पोटेंशियल। तो अब मैं क्या करूं? यहां पर मैं ट्राइंगल लॉ भी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि भी वेक्टर क्वांटिटी में लगता है ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ कहां लगता है? तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? नाउ टोटल वोल्टेज इन एलसीआर क्या होगा भैया आपका? ये होगा आपका टोटल वोल्टेज। ये क्या होगा?
और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 90 डिग्री। ये क्या होगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये वी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भैया, एलसीआर सर्किट में कुल वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है, अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। यानी जब भी आप केवल रजिस्टिव सर्किट पढ़ोगे, 4-5 रेजिस्टेंस लगे हैं, वहां पे कुल वोल्टेज निकालना, वो सीधा सीधा क्या करोगे, ऐड कर देना। एक ही तरह के डिवाइस आप लगे हुए हैं तो आपको कुल वोल्टेज सीरीज में जो भी नहीं मिलेगा वो क्या होगा, सबको ऐड करने पर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिवाइस लगे हुए हैं और हर डिवाइस में पोटेंशियल क्या हो रहा है, अलग अलग फेज में, तो इसलिए आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें टोटल वोल्टेज निकालने के लिए एलसीआर सर्किट में इस तरीके का ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक। क्यों नहीं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको लिख दे रहा हूं कंसेप्ट में। अगर एक तरह के सारे डिवाइस होते तो टोटल पोटेंशियल सबके सम के बराबर आता। ये क्या है, सम के बराबर आता, बट डिफरेंट डिवाइस होने की वजह से, ठीक कह सकते हैं, छोटी कोई वजह से पोटेंशियल का फेज सब में डिफरेंट है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ गए भैया। सारे कैपेसिटर होते हैं सीधा ऐड कर देते हैं, सारे इंडक्टर होते हैं सीधा ऐड करते हैं, क्योंकि सब में पोटेंशियल एक ही जैसा होता है, एक ही फिल्म। लेकिन यहां पर क्या है, कोई इन करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, कोई लैग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अच्छा देखो, ये क्या है, टोटल करंट है, ये क्या बन गया टोटल, तो इनके बीच का ये क्या हो गया, फेज हो गया। क्या हो गया, पाई क्या है, फेज डिफरेंस इन बिटवीन क्या भैया, टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट। कैसे निकलेगा भैया, फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपको ये पता है क्या है, ये क्या है, वीएल माइनस, और इस साइड की वैल्यू क्या है, तो भैया बेस रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, आपको फाई निकालना, क्या करें, क्या यूज करूं, टेन यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, टेन फाई इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या बेटा, वीएल माइनस, और बेस क्या है, वी आर, ठीक है। तो फाइव इक्वल्स टू क्या हुआ, टेन इनवर्स वीएल माइनस वीसी अपॉन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है भैया, क्योंकि अगली 2 क्लास ना इसी के ऊपर चलने वाली है, ठीक है। बहुत आसान है, इसको घर पे आगे बार प्रैक्टिस कर, आसान ही है भैया। फेजर डायग्राम कंबाइन कीजिए और अपना आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। फेजर डायग्राम कंबाइन करो, अपना आंसर निकाल दो, ठीक है। ये एलसीआर हो जाएगा, जैसे एलसीआर हो जाएगा, आपने जनरेटर कर रखा है, ट्रांसफार्मर कर रखा है, मतलब ये अपना 80% चैप्टर हो चुका है, ठीक है। ठीक है, कल परसों जो होगा, कल अगली क्लास में जो होगा वो केस ही केस चलेंगे, आधा चैप्टर वैसे ही फिनिश होगा।
इसमें एक और टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्यू फैक्टर अभी आते इसमें रेजोनेंस पढ़ोगे, रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस में काम आता है क्यू फैक्टर। ठीक है, और इसमें एक और टॉपिक आएगा आपको, वॉटलेस करंट। ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और पावर। ठीक है, मतलब वो परसों ही क्लास, 2 क्लास का और चैप्टर है। ठीक है, निपटा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है 1 क्लास में करा दूंगा, 3 क्लास का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर रे ऑप्टिक्स से रे ऑप्टिक्स चालू कर देंगे। ठीक है, अपना टाइम ना वेस्ट करते हो। हाँ, आज भेज दूंगा।